नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अली बुखारी और कानून और आप 10 अक्टूबर 2016 को आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अपना प्रोग्राम टाइम पे शुरू कर रहा हूं और सबसे पहले अपना टाइम टेबल डिस्कस करता चलूं आपके साथ, जिस तरह हमेशा करते हैं। इस हफ्ते इंशाल्लाह ट्यूसडे और वेडनेसडे को यानी कल और परसों लंदन में मुलाकात होगी। फिंचली ऑफिस में, हेड ऑफिस में लोगों से मुलाकात हो सकती है। और इस जुमेरात को यानी इस थर्सडे को इंशाल्लाह बर्मिंघम में मुलाकात होगी। बर्मिंघम हमेशा काफ़ी लेस्टर से भी लोग आते हैं, बर्मिंघम से भी आते हैं, बाकी भी गिरदनवाज से काफ़ी लोग आते हैं। सो अगर आप अपना टाइम बुक करना चाहते हैं तो जितनी जल्दी बुक कर लें उतना अच्छा कंफर्म टाइम हो जाता है आपका। दूसरी एक और चीज़ मैं कुछ प्रोग्राम से पहले ही मेंशन करता आया हूँ कि मैं दूसरे शहरों में भी अपॉइंटमेंट्स करना चाह रहा हूँ। जहाँ जहाँ आपके अपॉइंटमेंट्स बुक होंगी मैं वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट्स कर सकता हूँ। सो कभी बर्मिंघम जाने के बजाय हो सकता है मैं कहीं लेस्टर में अपॉइंटमेंट्स कर लूँ या कहीं और कर लूँ। उसी तरह से मैनचेस्टर की बजाय हो सकता है ब्रैडफोर्ड में कर लूँ। अभी मुझे ब्रैडफोर्ड की कुछ कॉल्स आ रही थी, कुछ हमारी एक टीम ब्रैडफोर्ड में जाके वहाँ पे कुछ अपने अपॉइंटमेंट्स के लिए जा भी रहे हैं कल से। सो अगर आप मिलना चाहते हैं, ब्रैडफोर्ड में अपॉइंटमेंट्स करना चाहते हैं तो अपना इंटरेस्ट ज़रूर हमारे साथ रजिस्टर करा लीजिए। बड़ा आसान है, आप सिर्फ दफ्तर के नंबर पे फ़ोन कीजिए, जिससे भी आपकी बात होती है उनको सिर्फ बता दें कि आपने ब्रैडफोर्ड के लिए या ब्रिस्टल के लिए या जहाँ कहीं पे भी आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करना चाहते हैं अपना नाम, अपना नंबर और जिस शहर में आप अपॉइंटमेंट्स चाहते हैं वो कर दीजिए। मेरे पास जैसे ही आपके शहर में इकट्ठे काफ़ी अपॉइंटमेंट्स बन जाएंगी तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ टाइम सेट करके वहाँ पे आपसे ज़रूर मुलाकात कर लूँगा। आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ और, जो एक रिक्वेस्ट मेरे से आज की गई थी, वो साहब जानते हैं, बड़े चाहने वाले हैं हमारे। उन्होंने आज एक रिक्वेस्ट की थी कि जी एक पॉइंट क्लियर करते चलें, काफ़ी लोगों को उसके बारे में कन्फ्यूजन होती है। वो पॉइंट ये है कि आप ओवरस्टेयर कब होते हैं, आप इलीगल कब होते हैं, कब आपका स्टेटस ख़त्म हो चुका होता है। अक्सर लोग मुझे आके बताते हैं कि जी मेरा सारा वक्त लीगल गुजरा है क्योंकि मैंने असाइलम किया था, असाइलम रिफ्यूज़ हो गया, लेकिन मैं फ़्रेश क्लेम करता रहा या मैं साइनिंग के लिए जाता रहा हूँ, रिपोर्टिंग के लिए जाता रहा हूँ, तो उसका मतलब ये है कि मैं लीगल चल रहा हूँ। कई लोग होते हैं एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई। अब आज एक साहब आए हुए थे, अब उनका ये सवाल था, शुरू में पहली अपॉइंटमेंट जो आज मैंने की उसके अंदर यही सवाल था उनका। अब उनके वो 2008 में आए यहाँ पे, 2008 में उन्होंने पहले आके स्टूडेंट वीज़ा पे थे, उसके बाद फिर PSW पे थे, उसके बाद फिर उन्होंने Tier 1 एंटरप्रेन्योर अप्लाई किया, वो चलती रही, एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई, अपील में चले गए, अपील राइट्स डिसमिस हो गए। जब सारी अपील राइट्स उनके एग्जॉस्ट हो गए उसके बाद उनके वकील ने उनकी जुडिशल रिव्यू की एप्लीकेशन डाली। अब जो उनका टाइम गुजरा, उस टाइम के बाद जो उनकी अपीलें ख़त्म होने के बाद जो जुडिशल रिव्यू वाला टाइम था, वो ये सोच रहे थे कि उनका वो जुडिशल रिव्यू वाला टाइम भी लीगल काउंट होगा, क्योंकि उनका जुडिशल रिव्यू मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते या पिछले महीने में ही रिफ्यूज़ हुआ। अब वो ये सोचते हैं कि अभी तक उनका वो सारा टाइम लीगल गुजरता आया, जबकि मैं उनको ये बता रहा था कि ऐसा नहीं है। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि लीगल स्टेटस होने का मतलब है आपके पास या तो वैलिड लीव चलती आ रही है, यानी आपके पास अपना रेजिडेंस कार्ड है या अपना वीज़ा है जिसमें आपकी डेट लिखी हुई है कि जब आपका वीज़ा एक्सपायर होना है, और वो सारा कुछ आपका लीगल चलता जा रहा है। या इसके अलावा दूसरी सूरत जो होती है वो ये होती है कि अगर आपने एप्लीकेशन कर दी अपना लीव टू रिमेन ख़त्म होने से पहले, यानी आपका वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आपने कोई एक्सटेंशन की एप्लीकेशन कर दी, तो जितनी देर वो एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग रहती है उतनी देर भी आप लीगल रहते हैं। वो आपका सेक्शन 3C चलता रहता है। सेक्शन 3C का मतलब क्या है? ये 1971 एक्ट का एक हिस्सा है जिसमें एक कहा गया था कि अगर आपकी लीव टू रिमेन ख़त्म होने से पहले आपने कोई एप्लीकेशन कर दी तो उस एप्लीकेशन का जब तक फैसला नहीं हो जाता, उसके बाद अगर आपको अपील मिलती है, उस अपील का जब तक फैसला नहीं हो जाता, वो अपील अगर आपकी डिसमिस होती है और आगे आप लीव टू अपील के लिए जाते हैं, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता, सेक्शन 3C आपकी वही लीव कंटिन्यू करता रहता है। लेकिन जब आप अपर ट्राइब्यूनल से रिफ्यूज़ हो जाते हैं, यानी आप कोर्ट में गए, कोर्ट में जहाँ फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल के जज के सामने गए, अगर वहाँ से डिसमिस हो गई आपकी अपील, फिर आपने लीव टू अपील की एप्लीकेशन डाली टू गो टू द अपर ट्राइब्यूनल, वो भी डिसमिस हो गई, फिर आपने डायरेक्टली अपर ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन की, वो भी डिसमिस हो गई, तो वहाँ पे आप अपील राइट्स एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। उसका मतलब ये कि आपके तमाम अपील राइट्स वहाँ तक आके ख़त्म हो गए। उसके बाद अगर आप जुडिशल रिव्यू में जा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ तब लीगल टाइम काउंट होगा अगर आप जुडिशल रिव्यू में जाके कामयाब होते हैं। अगर आप कामयाब हो जाते हैं, होम ऑफिस अपनी एप्लीकेशन जो अपना रिफ्यूज़ल लेटर होता है वो विड्रॉ कर लेता है, तो फिर वो सारा टाइम आपका लीगल काउंट होगा। लेकिन अगर आपको जुडिशल रिव्यू में रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, अब अगर उसमें आपके 5 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए,
और जुडिशल रिव्यू रिफ्यूज़ हुआ, तो वो सारा वक्त जो आपका गुजरा है उस जुडिशल रिव्यू के रिफ्यूज़ल तक, वो टाइम आपका लीगल काउंट नहीं होगा। इसी तरह लोग कहते हैं कि जी मैं रिपोर्टिंग पे जाता रहा, मैं साइनिंग करता रहा, कोई उसमें गैप नहीं आया, मैं सब कुछ सही करता रहा। रिपोर्टिंग का मतलब ये नहीं कि आपकी लीगल लीव चल रही है। रिपोर्टिंग पे आपको तभी लगाया जाता है जब आपकी वैलिड लीव टू रिमेन ख़त्म हो चुकी हो और आपके पास कोई स्टेटस ना हो। अब यहाँ पे अक्सर लोगों को ये फिक्र होती है कि जी मुझे नोटिस आ गया कि यू आर अ पर्सन लायबल टू बी डिटेन्ड, अब क्या होगा। अब ये लायबल टू बी डिटेन्ड का मतलब क्या होता है कि आपके पास लीव नहीं है, आपके पास स्टेटस नहीं है, आपको डिटेन किया जा सकता है, लेकिन आपको रिपोर्टिंग पे लगाया जा रहा है इसलिए कि आप अपना वही टाइम कंटिन्यू करते रहें और वो लीव आपकी काउंट नहीं होगी, लेकिन आपको एक तरह से टेम्पररी एडमिशन दे दी जाती है। वो टेम्पररी एडमिशन का मतलब ये कि आपको अभी पकड़ के निकाला नहीं जाएगा, आपको ये लीव दे दी गई, लीव तो नहीं मतलब आपको ये मौका दे दिया गया कि आप इधर ही रहें और आप रिपोर्टिंग पे आते रहें। जब तक आप रिपोर्टिंग करते रहेंगे आपका वही टाइम चलता रहेगा और इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है जनाब। अब ये चीज़ ऐसी है कि एक बड़ी बेसिक सी बात है, लेकिन अक्सर लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। सो उम्मीद है कि मेरी आज की इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से मामला चलता है और आपकी वैलिड लीव कैसे चल रही होती है और कब तक चल रही होती है। अब मेरा ख्याल है हम अपनी फ़ोन कॉल्स की तरफ चलते हैं। पहली फ़ोन कॉल लेते हैं। जी हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था आपसे एक सवाल कि मैं 10 इयर्स की बेसिस पे अभी अप्लाई करने वाला हूँ, तो मुझे प्लीज़ बता दीजिए डिटेल से कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने हैं। अच्छा। इसमें इंडेफिनेटली और फॉर्म जो है वो 2 तरह के थे मुझे मिले हैं। एक लॉन्ग रेजिडेंसी लिखा हुआ था और एक दूसरा था, तो वो दोनों में फ़र्क ये कि उनके एक के 100 तक पेजेस हैं और एक के तकरीबन 35 तक हैं। अच्छा। तो प्लीज बता दीजिए, थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा ये कौन से हैं। मैं कोशिश कर लेता हूँ सर। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आपने अप्लाई करना होता है इंडेफिनेट लीव के लिए ऑन द बेसिस ऑफ 10 इयर्स लीगल रेजिडेंस, उसका मतलब ये कि आपने 10 साल कंटिन्यूसली लीगल गुजारे हैं यूके में, कहीं पे आपका कोई गैप नहीं आया, जिसकी बेस पे आपने इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई करना है। अब इस एप्लीकेशन के लिए जो आपका फॉर्म जाएगा वो आपका सेट LR फॉर्म होता है, यानी सेट फॉर सेटलमेंट, LR फॉर लॉन्ग रेजिडेंस। सो आपने सेट LR फॉर्म फिल करना है। अभी जो उसकी फ़ीस है मेरे ख्याल है इस 1865 या 1835 पाउंड समथिंग लाइक दैट, वो आपने फ़ीस उसकी पे करनी होती है। लाइफ इन द यूके टेस्ट उसके साथ आपका होना चाहिए, उसके साथ आपका जो B1 लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश का होना चाहिए, वो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आ रहा हूँ। बाकी जो आपने 10 साल का अपना कंप्लीट करना है उसमें आपको अपने 10 साल के पासपोर्ट्स देने होते हैं, क्योंकि आपके जब 10 साल के पासपोर्ट्स आ जाते हैं उसमें आपकी जो स्टैम्प्स लगी हुई हैं, जो आपके स्टिकर्स लगे हुए हैं, जो आपके वीज़े शो करते हैं, वो भी इसमें आ जाता है। अगर आपके बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड्स गुजरे हैं पहले तो वो भी आपको पता है, उनकी कॉपीज़ आपके पास होती हैं या होम ऑफिस के पास भी उनका रिकॉर्ड होता है। मसला कहाँ पर आता है, जब आपके पास अपने पासपोर्ट्स ना हो, क्योंकि ये याद रखें आपका पासपोर्ट क्या शो करता है। एक तो वो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ करता है, दूसरा वो ये शो करता है कि आपका यहाँ पे रेजिडेंस कैसे चलता रहा। आप जब भी कंट्री से इन आउट होते हैं तो आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई ना कोई स्टैंप होती है। आप अगर यूके से आप जाते हैं, जाते हुए अगर स्टैंप नहीं भी होती, आप जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ पे स्टैंप होती है। आप वापस जब यूके में आ रहे होते हैं तो फिर आपकी कोई एंट्री स्टैंप लगती है। ये वो चीज़ है कि जिससे आप क्लियर कर सकते हैं कि आपके पासपोर्ट को देख के फ़ौरन पता चल जाता है कि आपने कितना वक्त यहाँ से बाहर गुजारा है, क्योंकि आपको 10 साल की जब एप्लीकेशन करनी है तो उसमें आपको अपनी रेजिडेंस रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी होती हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन की बात है, मेनली अगर आप अपने पिछले 10 साल के पासपोर्ट्स लगा सकते हैं दैट इज़ इनफ। यहाँ पे लोग अक्सर बड़े बड़े पलंदे लगा रहे होते हैं, पासपोर्ट्स भी हैं और उसके साथ अपने बिल्स, अपने पे स्लिप्स, अपने काउंसिल टैक्स, अपने बैंक स्टेटमेंट्स, पता नहीं क्या क्या जमा कर रहे होते हैं। उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने पासपोर्ट साथ लगाने हैं, उसकी बेस पे आपका काम हो सकता है। हाँ, मसला कहाँ पर होता है, अगर आपके पास अपने पिछले 10 साल के पासपोर्ट्स नहीं हैं, क्योंकि आपको अपना लीगल रेजिडेंस कंटिन्यूस फिर भी दिखाना है। वहाँ पे मैं फिर कहता हूँ अगर आपके पास अपने पासपोर्ट्स नहीं हैं तो अपनी बैंक स्टेटमेंट्स लगाइए या अपनी पे स्लिप्स लगाइए, जिससे पता चले कि जी आप कंटिन्यूसली काम कर रहे थे, आप कंटिन्यूसली यहाँ पे रह रहे थे। कई दफ़ा डॉक्टर्स की रिकॉर्ड्स आ जाते हैं जिससे पता चलता है कि आपका कंटिन्यूसली कोई ना कोई इलाज चल रहा था। जो भी आपका टाइम है, क्योंकि आपने प्रूव करना है कि आप कंटिन्यूसली लीगल यूके में रह रहे थे। अब होम ऑफिस के पास रिकॉर्ड्स होते हैं कि जी आप लीगल स्टेटस आपके पास था कि नहीं, वो तो चीज़ वहाँ से प्रूव हो जाती है।
पासपोर्ट्स को लगाने का या ये डॉक्यूमेंट्स लगाने का मकसद ये है कि आपने दिखाना है कि आप कंटिन्यूसली यहाँ पे रह रहे थे। मसला कहाँ पर होता है, जब आप ये ना दिखा सकें कि आप कंटिन्यूसली रह रहे थे। लीव तो थी आपके पास, अब हो सकता है मेरा आज वीज़ा लगे, मेरा साल का वीज़ा लगा, मैं आज चला जाऊँ और मैं साल बाद वापस आऊँ कि अच्छा जी मेरे पास अभी भी वीज़ा है। उसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर रहते रहे हैं, क्योंकि आपने 10 साल की एप्लीकेशन में दिखाना है कि आप यहाँ रहते रहे हैं। अगर आपके पासपोर्ट्स नहीं हैं तो फिर आपको ये सारे डॉक्यूमेंटेशन साथ लगानी पड़ती है। ठीक है जनाब, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी बुखारी साहब, मुझे आपसे पूछना है जेआर के हवाले से। हम लोग ने जेआर अप्लाई किया था, उसके बाद प्री एक्शन प्रोटोकॉल और सब कुछ किया था। जेआर हमारा था कि भी मुझे डिपोर्टेशन ऑर्डर मिला था, तो वो प्री मैच्योर था और मुझे दिसंबर 2014 में मिला था। फिर हम लोगों ने अप्लाई किया था कि भाई ये आप विड्रॉ कर दो क्योंकि ये प्री मैच्योर है, क्योंकि मेरा कॉन्फिस्केशन का केस भी पेंडिंग है जो नेक्स्ट मंथ के एंड में है और मे भी एक्सटेंड भी हो सकता है। हम लोगों ने प्रिएक्शन प्रोटोकॉल डाला, फिर हम लोगों ने जीआर डाला, तो हम लोगों ने कोर्ट को और होम ऑफिस को दोनों को बंडल सर्व कर दिया। फिर जीआर डिपार्टमेंट से लेटर आया कि आप ये विड्रॉ कर दीजिए, हम आपका रिकंसिडर करेंगे। मेरे वकील ने बोला कि नहीं, हम लोग नहीं विड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ वो नहीं चाहिए, क्योंकि प्राइवेटली फंडेड था, हमें पैसे भी चाहिए और पे राइट्स इन कंट्री भी चाहिए और मुझे ये लीव टू रिमेन भी चाहिए। क्योंकि मेरी जो लास्ट एप्लीकेशन 2012 में की थी वो हम लोगों ने टीयर 1 जनरल की एक्सटेंशन की एक्सपायर होने से पहले की थी और उन्होंने होम ऑफिस ने एक्सेप्ट किया था कि वो वैलिड थी। ठीक है, ये होने के बाद जीएलडी ने बोला कि हम आपका रिकंसिडर करके देंगे। तो फिर 10-15 दिन बाद लास्ट वीक हमारा उनका जवाब आया कि भी होम ऑफिस ने अपना डिसीजन मेंटेन किया। तो उन्होंने कोर्ट को भी गलत बोला कि वो रिकंसिडर करेंगे और हमें भी गलत बोला और कोर्ट ने हमें रिफ्यूजल कर दिया हमारी जीआर एप्लीकेशन, ये बोल के कि भी होम ऑफिस आपका केस रिकंसिडर कर रही है तो आपको जरूरत ही नहीं है परमिशन की जीआर की, क्योंकि होम ऑफिस इज हैप्पी टू रिकंसिडर एप्लीकेशन विद इन टाइम। हम उन्होंने हालांकि हमें जीआर रिन्यू के लिए वो चांस दिया है और 385 पर हम लोगों ने जीआर रिन्यू भी कर दिया है। मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर वो लोग, क्योंकि मैं 14 साल से इस कंट्री में हूँ, मेरी वाइफ ब्रिटिश है, मेरा बेटा ब्रिटिश है, 6 साल का है जो यहाँ पे पैदा हुआ है। मेरी वाइफ की मेंटल हेल्थ का इश्यू है। मैं जब प्रिजन में गया तो मेरा बेटा वो स्टडी से डिस्ट्रैक्ट भी हुआ, तो वो सारे एविडेंस हम लोगों ने लगाए थे जब होम ऑफिस को दिया। मेरा आपका क्वेश्चन है कि अगर वो उन्होंने 94 भी सर्टिफाई कर दिया, मुझे अपीयरेंस इन कंट्री नहीं दिया और अभी ये लोग मेंटेन करते हैं, तो क्या मैं क्या कर सकता हूँ? मैं दोबारा जीआर करूँ और उसमें उनके राइट मांगू? क्योंकि कोर्ट के पास तो ये केस गया ही नहीं। कोर्ट को तो ऐसा ही पता था कि भी होम ऑफिस एग्री हुई थी रिकंसिडर करने के लिए, तो उन्होंने मुझे वन ऑफ द रेमेडी जो हमने शाउट की मैं समझ गया वो दे ही होगी। लेकिन उन्होंने होम ऑफिस ने हमसे चीटिंग की, कनिंग, होम ऑफिस बीइंग कनिंग विद कोर्ट एंड विद अस एज वेल। ठीक है, हम कोर्ट को भी बोला और हमको भी बोला कि रिकंसिडर करेंगे, लेकिन कुछ किया ही नहीं। उन्होंने जस्ट मेंटेन दैट डिसीजन। सो अब आपका क्वेश्चन अब क्या है? क्या आप दोबारा जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं कि नहीं? साहब कि मैं 94 बी जो उन्होंने अनफाउंड बताया जी, वो क्लियरली वो गलत है वो लोग, क्योंकि मेरी बीवी और मेरा बेटा ब्रिटिश से, मेरा बेटा 6 साल नहीं वो सब सही है सर। मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि अब आपका क्वेश्चन क्या है ताकि मैं डायरेक्टली उस पे जा सकूं। कंट्री अंदर लेने हैं तो मैं जीआर करूं या फिर ये जो रिन्यूअल एप्लीकेशन में कुछ करूं या क्या करूं? व्हाट इज बेस्ट ऑप्शन टू गेन द पीरियड्स इन कंट्री? ओके, चलें ठीक है, मैंने सवाल आपका सुन लिया, मैं अपना नोट भी बना लेता हूं, उसके बाद आंसर करता हूं मैं आपको ब्रेक से वापस आने के बाद, बिकॉज हमारी पहली ब्रेक का टाइम हो गया और आपका सवाल काफी लंबा है। मैं वापस आता हूं, फिर आपके सवाल का जवाब देता हूं। थोड़ी सी देर में दोबारा मिलते हैं।